जावेरी ख़ानदान में बेबो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में वो बातों में सबसे उनसे कोई भी जीत नहीं सकता था। यही वजह थी कि जब बेबो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन अब अनिका की नज़र नक्श पर पड़ी। अभी भी मुस्कुरा रहा था तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नज़र उस पर है तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा ब्राइट हो गई। यह देखकर अनिका को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर उस अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंस थे और आज बेबो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर सादिर मुस्कान नाच रही थी जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। नक्श के कदम बेबो अंकल की तरफ बढ़ने लगे और जिस तरह से शुरुआत में बेबो अंकल ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा था उसी तरह से इस बार नक्श ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। यह क्या कर रहे हो? हमारे अंदर तमीज़ नहीं है। बेबो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मज़ा आता था। नक्श की इस हरकत से उन्हें बहुत गुस्सा दिला दिया और उन्हें तुरंत ही नक्श के हाथ को झटका मारते हुए अपने कंधे से हटाया और अपने सूट को झाड़ने लगे। उन्हें डर था कि नक्श का हाथ लगने से उनका 6 लाख का कस्टम मेड सूट खराब हो जाएगा। विलायती लोगों के नखरे तो आप जानते ही हैं कैसे होते हैं। बेबो अंकल ने के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और बेबो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, यह 6 लाख का सिर्फ एक कपड़ा है और इन्हें डर था कि मेरा हाथ लगने से यह खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं हैं जिससे उसे खराब होने का डर हो। मेरी अनिका तो चीज़ें पहनती है जो हाथ लगने से भी खराब ना हो सकती हो। ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती है, सिर्फ ज्वेलरी है। बोलते ही नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टन थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी ख़ानदान के स्पेशल ऑपरेशन में गया उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था, लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक्ड कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर उधर देखने के बाद नक्श ने बेबो अंकल की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको अनिका की गर्दन पर ड्रीम लोअर नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा? बस इसकी कीमत मत पूछिएगा क्योंकि आपने जो यह सूट पहना है ना, ऐसे 100 सूट भी ड्रीम लोअर नेकलेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नक्श की बात सुनकर अब सभी की नज़रें अनिका पर जाकर अटक गई थी। मेरा मतलब अनिका की गर्दन पर जाकर अटक गई थी। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हाल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियोन की मधुर आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेट्स जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ? इतने तो वाकई में ड्रीम लोअर नेकलेस पहना है। वाह कितना खूबसूरत है। यह अनिका की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। इंडिया में सिर्फ इसके 10 पीस हैं। हर औरत का सपना यह ड्रीम लोअर और अनिका ने तो अपना सपना पूरा भी कर लिया है। अनिका की गर्दन पर ड्रीम लोअर नेकलेस देखने के बाद हाल में मौजूद सारी औरतें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि जितने भी मर्द वहाँ मौजूद थे वो भी ड्रीम लोअर देखकर शॉक्ड थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें ड्रीम लोअर
के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन आज जब उन्होंने उसके गर्दन पर दर्शन हुए तो उन्हें पता चला कि इस नेकलेस को ड्रीम लोअर क्यों कहा जाता है। और यह जानने के बाद वो लोग भी शॉक जोन में चले गए थे। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनालिटी बन गई थी। सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी और यह देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रही थी और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है, यही कि सब उसकी तारीफ करे और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया जो ठीक उससे बाजू में खड़ा था। चित्रा के साथ साथ अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर यह समय नक्श के अंदर आ रहे फैंस जानने के नहीं बल्कि अपनी और ज़्यादा वाहवाही लूटने का था। इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ ड्रीम लोअर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। कैसा ड्रीम लोअर? तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम ड्रीम लोअर खरीद सको? मुझे लगता है कि अनिका ने नकली ड्रीम लोअर नेकलेस पहना है। अनिका की गर्दन में पहने उस नेकलेस को घूरते हुए मेरे अंकल ने कहा। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लोअर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और यह बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मज़ा ही मज़ा मिलता था। जब नक्श ने यह सुना तो उन्हें चेहरे पर एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, अगर आपको यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। और हमारे पास कितना पैसा है यह पूछने वाले आप होते कौन हो? क्या अब हमें आपको पैसों का हिसाब देना होगा? नक्श चुप हो जाओ। अचानक से चित्रा सोफे से उठी और उसके कदम नक्श की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श को गुस्से की नज़र से देखने के बाद चित्रा मुस्कुराते हुए बेबो अंकल की तरफ बढ़ी और शांत आवाज़ में बोली, भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है, कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है, छोटे बड़ों का कायदा भूल जाता है, लेकिन आप तो बड़े हैं, क्यों फालतू की बहस कर रहे हैं? छोड़िए, जाने दीजिए। ओ अच्छा हाँ, कावेरी कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रही और बच्चे भी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं वो सब? कावेरी तो इटली में ही है, बुकेट का बहुत काम है उसके पास, वो आपकी तरह फ्री नहीं है। नेहल और हेलत भी ठीक है। नेहल के लिए हमने एक लड़का भी देख लिया है, अगले साल उसकी शादी कर देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में डॉक्टर में है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। मुझे उसे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा अपने पैरों पर खड़ा है, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता। मैं वो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। यह सब सुनकर चित्रा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, अरे सब लोग क्या कर रहे हैं? लोग बाह आ गई। अपनी माँ को देखकर मेरे अंकल का चेहरा खुशी से चमक उठा। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हाल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए थे और जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली ऑर्गन गैदरिंग्स होती थी। मरने से पहले वो चाहती थी कि पूरा खानदान साथ रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मरने के बाद सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे और उसके बाद कोई एक दूसरे को पूछेगा भी नहीं। मेरे वो अंकल ने देखा कि घर का नौकर व्हील चेयर पर उनकी माँ को लेकर आ रहा है और यह देखते ही मेरे वो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अपने बेटे को देख
देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी, लेकिन जब कल्याणी की नज़र नक्श पर पड़ी तो जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उन्हें चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, तो अब सभी के मेल मिलाप हो गया है, तो खाने का भोग लगाया जाए। कल्याणी के आदेश पर सारी डिशेज का भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। चूँकि मैं वो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग में बुलाती थी। जब वे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह हमारे परिवार को जोड़कर रखना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं हम सबको एक करके चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करें, लेकिन आप सभी को एक साथ इतना खुश देख कर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि यह परिवार इसी तरह हमेशा साथ रहेगा और एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, पेपला, उड़ियो, डबी, फावड़ा, खिचड़ी, जलेबी, कढ़ी, बाप रे, इतना कुछ था कि डिशेज का नाम लेते ही पेट भर जाएगा। कुल मिलाकर प्रॉपर गुजराती डिनर था और देखने में ही बहुत लजीज लग रहा था। जब नक्श की नज़र डिनर प्लेट पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। सभी लोगों की नज़रें बिल्कुल अंदाज में नक्श पर ही टिकी हुई थी, लेकिन नक्श को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो बेफिक्र की तरह अलग अलग डिशेज के मज़े लेने में लगा हुआ था। अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा, लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। अब जब खाना सामने हो तो किस बात की शर्म। नक्श की जो मर्जी वो खाए, आखिर यह सब खाने के लिए ही तो बना गया है। और तो और नक्श के एडिटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे। तब वो खाना सभी के बहुत फास्ट खाता था, इसलिए सभी को ऐसा लगता था कि वो जन्मों जन्मों का भूखा है और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। पता वो खाना पचे ही ना। यही वजह थी कि खाने के समय वो सभी को इग्नोर करता था। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया, यहाँ आने के लिए मुझे रिलेबल न्यूज़ मिली। भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रही है और सुनने में आ रहा है कि वो नया सीईओ बहुत जंग, बिल्कुल मेरी पोती अनिका की तरह। शायद 2-3 दिन में उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर प्राइड देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना सीईओ क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल पुथल हो गई है कि उन्हें सीईओ बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। वो नया सीईओ कौन होगा, वो क्या नए चेंज लेकर आएगा, भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि यह उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी
साबित होने जा रहे। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ भी कई छोटी बड़ी कंपनी काम करती थी, लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था, क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कुछ कंपनीज होती हैं ना कि जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है, भानुशाली ग्रुप उनमें से था। और यही वजह थी कि जावेरी खानदान उनके साथ में एग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर यह एग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फ़ायदा होगा। जावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया CEO जावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनीका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया CEO नक्श है? अनीका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? महबूब अंकल का क्या? वो तो नक्श को फ्री की रोटी चबाने वाला समझ रहे हैं, तो नक्श उनसे कैसे निपटेगा?